नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स और हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं विभव और किसी बिंदु आवेश के कारण विभव हम लोग निकालना सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत। विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत या बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए बिंदु आवेशों का निकाय हो, अर्थात कई बिंदु आवेश हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 हो, यहाँ पर आपका Q2 हो, यहाँ पर -Q3 हो, यहाँ पर -Q4 हो, ऐसे ही यहाँ पर Q5 हो, प्लस ये प्लस है, ये प्लस है, ऐसे ही -Q6 हो, ऐसे। ठीक है, ये तमाम चार्ज हैं। इस बिंदु पर मैं नेट विभव निकालना चाहता हूँ। ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ये दूरी R4 है, यह दूरी R5 है, यह दूरी R6 है। ठीक है, मैं इस बिंदु पर Q1 की R1 दूरी है। इस बिंदु पर हमें यह बिंदु P है, तो Q1 की P से दूरी R1 है, Q2 की P से दूरी R2 है और Q3 की P के बीच की दूरी R3 है, Q4 और P के बीच की दूरी R4 है। ऐसे तमाम दूरियां हैं। ठीक है, मुझे इस बिंदु पर नेट विभव निकालना है, कुल विभव निकालना है। तो जो नेट विभव होगा वह इस विभव के कारण इस विभव, ये विभव, ये विभव, ये विभव, जितने भी विभव हैं सभी विभवों के अदिश योगफल के बराबर होगा। ठीक है ना, अर्थात V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 डॉट। तो अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं? विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि आवेशों का निकाय हो तो किसी बिंदु पर नेट विभव अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभवों के अदिश योग के बराबर होता है। इस बात को ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं? कि यदि आवेशों का निकाय हो तो किसी बिंदु पर जो नेट विभव है, जो परिणामी विभव है, जो कुल विभव है, वह अलग अलग आवेशों के कारण होने वाले विभवों के अदिश योग के बराबर होता है। अब यहाँ से V1 का मान बताइए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q1 बटा क्या हो जाएगा? R1। ऐसे ही V2 का मान बता दीजिए क्या होगा? 1/4πε0 के Q2 बटा क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ऐसे ही ये बताइए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के क्या हो जाएगा? -Q3 बटा में R3। ऐसे ही प्लस डॉट 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 आप क्या कर देंगे? कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए यहाँ पर क्या कामन है? 1/4πε0 के 1/4πε0 के कामन है। क्या बचेगा? Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2, यहाँ पर प्लस -Q3 बटा में R3। इस तरह से आप चाहेंगे तो बिंदु P पर आप नेट विभव निकाल सकते हैं। तो विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो जो नेट वैद्युत विभव होता है, जो परिणामी वैद्युत विभव होता है, वह अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के अदिश योग के बराबर होता है। यह विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब हम लोग पढ़ते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते किसे हैं?
विभव प्रवणता होता क्या है? विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो बिंदु P पर विभव क्या फार्मूला होता है? 1/4πε0 के Q बटा में R। यानी कि जो विभव होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो विभव होता है वह दूरी का अदिश फलन होता है। विभव क्या होता है? दूरी का अदिश फलन होता है, ठीक है ना। आज जब अदिश फलन है तो जाहिर सी बात है हम अवकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी r के सापेक्ष, इस r के सापेक्ष dv बाई जो dr होता है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो dv बाई dr की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह विभव प्रवणता होती है, और यह किसी निश्चित दिशा में अधिक होती है, ठीक है। यानी अर्थात इसमें एक दिशा होती है, किसी निश्चित दिशा में यह अधिक होती है, इसलिए हम इसको सदिश राशि मानते हैं। यानी कि विभव प्रवणता सदिश राशि है। तो विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी r के सापेक्ष v में परिवर्तन की अधिकतम दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। यह विभव प्रवणता किसी निश्चित दिशा में अधिक होती है, इसलिए निश्चित दिशा में अधिक होती है, इसलिए विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता क्या होता है एक बार समझ लीजिए। दूरी r के सापेक्ष v में परिवर्तन की जो अधिकतम दर है उस दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मान किसी निश्चित दिशा में अधिक होता है, इसलिए हम विभव प्रवणता जो है किसी निश्चित दिशा में अधिक होता है, इसलिए हम विभव प्रवणता को सदिश राशि मानते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? इसका मात्रक बता देता हूं मैं, और बीमीय सूत्र बता देता हूं। चलिए, तो मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है। जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और जो बीमी सूत्र होता है ml t के पावर -3 a के पावर -1, ये होता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बीमी सूत्र होता है ml t के पावर -3 और a के पावर -1, ये बीमी सूत्र होता है। अब ये मात्रक कैसे आया है, बीमी सूत्र कैसे आया, ये मैं अभी निकालूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए एक बार और समझ लीजिए। विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी r के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मान किसी निश्चित दिशा में अधिक होता है, अर्थात इसमें दिशा होती है, इसलिए विभव प्रवणता को सदिश राशि माना जाता है। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बीमी सूत्र ml t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। अब मैं एक बात बताया हूँ कि इसका मात्रक मैं कैसे लिखा हूँ और बीमी सूत्र मैं कैसे लिखा हूँ, यह मैं आपको अब बताऊँगा। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला सिद्ध करेंगे। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ये हम लोगों को जानना है। चलिए, तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है।
देखिए यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर एक आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर आवेश है आपका Q0। अब इस पर एक बल लग रहा है F। बल कितना लगेगा? Q0 E लगेगा। और E की दिशा क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। चित्र के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा Q0 E होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो आपको यहाँ पर एक आवेश रखा गया है Q0, Q के कारण लगने वाला बल Q0 पर क्या है? वेक्टर F बराबर Q0 वेक्टर E है, ठीक है ना। चलिए Q0 को अनंत सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित करने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। जब आवेश Q0 को आप रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा, बल के कारण विस्थापन होगा, और जब विस्थापन होगा तो कार्य होगा। तो कार्य कितना होता है मैं उसको dW से दिखा रहा हूँ। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन F इंटू dr, और F की वैल्यू है वहाँ पर Q0 E और डॉट dr। तो A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा होता है। तो Q0 यहाँ पर E dr cos, दोनों के बीच की दूरी, बीच का कोण R, और R की दिशा यानी विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है और बल भी उसी दिशा में लग रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आ गया Q0 E इंटू dr, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो किया गया कार्य है वह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, ठीक है ना। किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य dW बराबर होगा -U, इसलिए -U होगा कि इस दशा में U घटता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, इसलिए माइनस लिया गया है। तो -U बराबर dW का मान क्या है? Q0, ठीक है ना। तो dW बराबर हम du लिख देते हैं, तो du बराबर होगा Q0 E इंटू dr। ये आपका निकल गया स्थितिज ऊर्जा। अब एक बात बताइए, विभव की परिभाषा। विभव क्या होता है भैया? विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होता है? dV बराबर हो जाएगा -du बटा में Q0। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, -Q0 E इंटू dr बटा में Q0। Q0 से Q0 ख़त्म, ये इधर लेकर आ जाइए, तो dV बटा में dr बराबर -E आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस को आप इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dV बटा में dr बराबर E आ जाएगा। तो dV बाई dr क्या है? विभव प्रवणता है, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यह पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है।
तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? विभव परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है, अर्थात विभव प्रवणता का जो मान होता है वह विद्युत क्षेत्र के निगेटिव मान के बराबर होता है। विभव प्रवणता का जो मान होता है वह विद्युत क्षेत्र के निगेटिव के बराबर होता है। तो यह रहा विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। मैंने एक बात बताया था कि विभव प्रवणता का मात्रक आप कैसे लिखेंगे, तो जो ई का मात्रक होता है वही मात्रक विभव प्रवणता का होता है। तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो विभव प्रवणता का भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। और जो बीमी सूत्र ई का होता है वही बीमी सूत्र किसका हो जाएगा? dV/dr का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। विभव प्रवणता की दिशा किधर होता है? तो विभव प्रवणता की दिशा उधर होती है जिधर विद्युत विभव घटता है। ठीक है ना? विभव प्रवणता की दिशा किधर होती है? तो विभव प्रवणता की दिशा जो होती है वह उधर होती है जिधर विभव घटता है। ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, तो यह ऊर्जा का सबसे छोटा और व्यवहारिक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का सबसे छोटा और व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा के बराबर होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर तक त्वरित होने पर प्राप्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा के बराबर होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ऊर्जा ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना, जो ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने पर? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से, तो U बराबर क्या होता है भाई? E इंटू क्या होता है? V होता है। ठीक है ना? मतलब ये देखिए V बराबर क्या होता है? U/Q होता है। तो U बराबर V इंटू Q हो जाएगा, यानी Q इंटू V हो जाएगा। तो U बराबर Q माने इलेक्ट्रॉन का ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना वोल्ट से त्वरित करना है? 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? ये जूल में आता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब चाहेंगे तो किलो जूल में बदल सकते हैं इसको। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो जब किलो लगा है तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। तो 10 के पावर जब 3 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -16 जूल हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब मेगा लगा होता है ना तो 10 के पावर 6 से गुणा करते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 में से 6 जाएगा -13 जूल। तो ऐसे मेगा लगे, किलो लगे, डेसी लगे, आप निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया
कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, ये समझना है आपको। तो किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को शून्य स्थितिज स्थिति से, शून्य ऊर्जा स्थिति से लाकर, ठीक है, उनके वर्तमान स्थिति तक लाकर उस निकाय की रचना करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के निकाय को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाकर उस निकाय की रचना करते हैं। जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, यह एक निकाय है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? इस आवेश को आप अनंत से लाइए और इस आवेश को आप अनंत से लाइए, अनंत से लाकर यहाँ पर रखिए और जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य उन आवेशों को शून्य स्थितिज ऊर्जा से अर्थात अनंत से वर्तमान स्थिति में लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जैसा आप जानते हैं जूल होता है और उसका बीमी सूत्र mL²T⁻⁻2 होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, मात्रक जूल होता है, बीमी सूत्र mL²T⁻⁻2 होता है। ठीक है ना। अब हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशों का एक निकाय है जिसमें दो आवेश हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी ये हम लोगों को समझना है। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए, तो मान लीजिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। Q1 बिंदु 1 पर स्थित है, Q2 बिंदु B पर स्थित है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है ना। देखिए, हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है ना, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मानेंगे कि दोनों आवेश A और B पर नहीं है, कहाँ है? अनंत पर है। माना Q1 और Q2 अनंत पर हैं। मान लीजिए ये इनकी वर्तमान स्थिति है A B, तो हमें स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए
इन आवेशों को क्या करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो ये आवेश हैं वह कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है ना। अब अनंत से दोनों को ए और बी पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कही जाएगी। चलिए Q1 को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य में ए से अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों आवेश अनंत पर हैं तो कोई बल नहीं काम करेगा, और जब कोई बल नहीं काम करेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अर्थात जब हम Q1 को अनंत से बिंदु ए पर लाएंगे तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अब हमारा Q1 जो है वह बिंदु ए पर आ गया है। देख लीजिए, यह अब बिंदु ए पर Q1 आ गया है, लेकिन जो दूसरा आवेश है वह अनंत पर ही है, ये अनंत पर ही है दूसरा आवेश। लेकिन अब जब दूसरा आवेश को बिंदु बी पर लाएंगे ना, तो यह आवेश जब आ गया है तो इसका अब वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण अब कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बिंदु ए पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव कितना हो जाएगा भैया, बिंदु बी पर विभव निकाल लीजिए तो V बराबर हो जाएगा, V भी मैं दिखा देता हूँ, V भी मैंने बिंदु बी पर विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 K और Q1/R। ये Q1 के कारण बिंदु बी पर क्या हो गया, विभव हो गया। ठीक है ना। अब हम आवेश Q2 को ला रहे हैं बिंदु बी पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, तो बताइए भाई, आवेश Q2 को अब ला रहे हैं बिंदु बी पर, तो जाहिर सी बात है इसके कारण यहाँ पर विभव है, यानी कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो कार्य कितना करना पड़ेगा, W बराबर Q2 आवेश को ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, बी पर, तो बी पर विभव कितना है उसके बराबर हो जाएगा। तो Q2 और क्या हो जाएगा, VB का मान 1/4πε0 K Q1/R, ये हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई, W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 का मान 0 है और W2 का मान ये है, तो इस टोटल कीजिए, 0 में ये जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी 1/4πε0 K Q1 Q2/R, Q1 Q2 क्या हो जाएगा R। यह किया गया कुल कार्य है। यह कैसा किया गया कार्य है, दोनों आवेशों को अनंत से ए और बी पर स्थापित करने में किया गया कार्य। तो जैसा कि परिभाषा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपने क्या पढ़ा है कि किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उस कार्य के बराबर होती है जो
उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो यही है अनंत से लाने में किया गया कार्य। यही जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। किस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा? तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहेंगे तो कई बिंदु आवेशों के कारण आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कोई बिंदु आवेश हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, ठीक है ना। तो अब हमें इनकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। पहले 3 के लिए समझ लीजिए, Q1 Q2 Q3 है। तो देखिए मान लेते हैं यह A है, यह B है, यह C है। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा है। तो आप दो आवेशों का निकाय बनाएंगे, ठीक है, और उनकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो Q1 Q3 की स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए U1 क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 बाटा में दूरी ले लेंगे AB। ऐसे ही प्लस Q3 और Q2, ये भी एक निकाय है ना, दो आवेशों का निकाय है ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 बाटा में क्या दूरी है, BC। ऐसे ही Q2 और Q1 को ले लीजिए, यह भी दो आवेशों का निकाय बन गया ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए भाई। इसको हम U2 मान लेते हैं, इसको U3 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा U3, इसका और इसका स्थितिज ऊर्जा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच की दूरी क्या है, AC है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि कोई आवेश हैं तो दो आवेश को निकाय बनाकर उनकी स्थितिज ऊर्जा निकाला। हमें पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो एक बात बताइए, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो स्थितिज ऊर्जा तो अदिश राशि है। तो हम साधारण बीजगणित से जोड़ देंगे, U1 U2 U3 सबको जोड़ दीजिए भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाटा में क्या है, AC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 बाटा